अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन साइकोलॉजी इन द नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में। इस नॉवल को लिखा है जॉर्ज एलियट, जिनका रियल नेम है मैरी एन एवांस, और जॉर्ज एलियट उनका पेन नेम है। उन्होंने इस नॉवल को लिखा और इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो बहन भाई हैं, मैगी एंड टॉम, और उनकी स्टोरी पे, उनकी फैमिली की पूरी स्टोरी पे ये नॉवल बेस करता है। सो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो इस नॉवल का बहुत ही एक मेन थीम है, हम कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सो चलें, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन ब्रेन की और इसके फंक्शंस की। और इसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को, और हम हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो कैसे डिराइव होते हैं, उनकी ड्राइविंग फोर्स कैसे हमारा जो है वो माइंड होता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि इस नॉवल के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मैगी और टॉम, उनका चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का टाइम दिखाया गया है। सो इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत ही मेजर थीम है इस नॉवल का, क्योंकि बच्चों के ही ब्रेन को हम कह सकते हैं उसकी स्टडी दिखाई गई है इसके अंदर, कि कैसे बचपन में उनके साथ जो जो कुछ होता है वो बड़े होते तक उनके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ के जाता है। सो इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पर्टिकुलरली ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है इस नॉवल के अंदर। नीचे मैंने दो आप कह सकते हैं कि कोट्स दिए हैं। एक है वो जॉर्ज एलियट के बारे में है। फर्स्ट वन, हर एनालिसिस ऑफ मोटिव्स इज पेनिट्रेटिंग एंड शी हैज़ मोर अंडरस्टैंडिंग देन एनी अदर इंग्लिश नॉवेलिस्ट बिफोर फ्रॉइड ऑफ द अंडरकरेंट्स ऑफ माइंड एंड हार्ट। ये लिखा है, ये कहा है लेटेस कूपर ने जॉर्ज एलियट के बारे में कि उनका जो मोटिव्स का एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कोई और इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऐसा नहीं है कि जो इतने अच्छे से एनालाइज करे माइंड और हार्ट को बिफोर फ्रॉइड। फ्रॉइड कौन है? फ्रॉइड जो है वो सिगमंड फ्रॉइड, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मेजर फिगर हैं साइकोलॉजी और साइकेट्री और बेसिकली साइको एनालिसिस की फील्ड में। ये वो आदमी है जिन्होंने साइकोलॉजी को यूज़ करके ब्रेन को एनालाइज किया, और ब्रेन और माइंड और उनके फंक्शंस को एनालाइज किया। इसलिए साइको एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा मेजर फिगर है सिगमंड फ्रॉइड का। तो सिगमंड फ्रॉइड के टाइम से पहले जॉर्ज एलियट ने काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में बात की है, और ऐसा कोई और इंग्लिश नॉवलिस्ट हमें नहीं मिलता जो कि इतना इन डिटेल डील करे इस चीज़ को। नेक्स्ट जो कोट है वो सिगमंड फ्रॉइड का ही है। चिल्ड्रन आर कंप्लीटली इगोइस्टिक, दे फील देयर नीड्स इंटेंसली एंड स्ट्राइव रuthlessly टू सेटिस्फाई देम। यानी कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, उनको अपनी नीड्स जो उनको फील होती हैं उसको उनको किसी भी सूरत में सेटिस्फाई करना होता है। सो ये उनकी बात है चिल्ड्रन या चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। सो चलें, बगैर किसी देर के हम अब आगे एनालाइज करते हैं इस नॉवल को साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से, कि कैसे कैसे इसने ह्यूमन डिज़ायर्स की बात की है या ह्यूमन नीड्स की बात की है जो कि इस नॉवल के अंदर दिखाए गए हैं, और कैसे इस नॉवल के अंदर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के लिहाज से कैसे इस नॉवल को हम एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है स्टेट ऑफ एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस का स्टेट दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर। एम्बिवलेंस क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज अबाउट समवन और समथिंग। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो कन्फ्यूजन को एम्बिवलेंस कहते हैं, किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान के बारे में मिक्स्ड आइडियाज़ और फीलिंग्स होना हमारे दिलो दिमाग में। मतलब हमें वो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, या हम उसको एक काम है जिसको हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, तो इसको हम स्टेट ऑफ एम्बिवलेंस कहते हैं, और आसान लफ्ज़ों में कन्फ्यूजन। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटैगनिस्ट मैगी है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज होती है नॉवल के अंदर, चूज़ करना होता है उसको अपने डिज़ायर और ड्यूटी के बीच। अब डिज़ायर कौन सा है कि उसको अपने लिए लव चूज़ करना है, या उसको अपनी फैमिली चूज़ करनी है, या कहीं ना कहीं उसको अपनी एजुकेशन को चूज़ करना है, या अपने भाई और बाप को चूज़ करना है, या उस सोसाइटी को चूज़ करना है जो कि फीमेल एजुकेशन के इतने हक में नहीं होती है। सो वो क्या करती है, इसमें कंफ्यूज रहती है नॉवल के अंदर। एक स्टेप ऐसा भी आता है कि जब स्टेफन के साथ उसको भागने का मौका मिलता है, वो दोनों बोट में होते हैं। अब यहाँ पे आपको नॉवल की जो है प्लॉट समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाके वो सुन सकते हैं, ताकि आप लोगों को स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करती रहूँगी स्टोरी के बीच के कुछ ना कुछ सीन्स की और इंस्टेंसेस की, तो आपको वो चीज़ अच्छे से पहले ही क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से एलियट ने स्टेट ऑफ एम्बिवलेंस या एम्बिवलेंस और कन्फ्यूजन की फीलिंग्स को दिखाया है अपने कैरेक्टर्स के अंदर, और इस एम्बिवलेंस की फीलिंग से एसोसिएटेड
हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नियरली एसोसिएटेड एक और फीलिंग है जो कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट, क्योंकि जब हम दो कंडीशंस में कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम ये चूज़ करें या वो चूज़ करें, तो जब हम कोई एक चूज़ करते हैं तो कंटिन्यूअसली हमारे अंदर रिग्रेट रहता है कि अगर हम दूसरी सिचुएशन को चूज़ करते या दूसरी चीज़ को चूज़ करते तो फिर कैसा हमारा आउटकम होता, और हमें यही लगता है कि हमने जो चीज़ चूज़ किया है दूसरी वाली चूज़ करने से ही ज़्यादा अच्छा जो होता हमारे पास रिजल्ट्स आते। तो ये चीज़ जो है रिग्रेट भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लेकर आती है। तो मैगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें इस नॉवल के अंदर एम्बिवलेंस और कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। सो चलें मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिज़ायर टू बी लव्ड, यानी कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश एक तो होती है और दूसरी है कि मोहब्बत पाने की ख्वाहिश, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई हो जो हमें पसंद करता हो, कोई हो जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये एक डिज़ायर होता है हर ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमंस चाहते हैं कि लव जो है वो उनकी लाइफ के अंदर ड्राइविंग फोर्स की हैसियत रखे। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? साइकोलॉजी की एक टर्म है ड्राइविंग फोर्स, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या होती है, या उसके पीछे हमें धकेलने के लिए, वो काम करने के लिए हमें कौन सी चीज़ धकेलती है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होती है हमारी भूख, यानी कि हमारी हंगर। अगर हम पानी पीते हैं तो पीछे ड्राइविंग फोर्स होती है हमारी थर्स्ट, यानी कि प्यास। और अगर हम कोई अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स या तो हमारे ग्रेड्स होते हैं, या वो तारीफ़ होती है जो हमें लोगों से मिलनी होती है उस पोजीशन को अचीव करने के बाद। तो इस तरह से लव जो होता है, जब हमारे कामों के पीछे ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इट मीन्स कि कोई इंसान है जिसकी मोहब्बत हमारे कामों के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। तो मैगी, फिर से मैगी ही हमारे पास आएगी, क्योंकि एक तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी से पर्टिकुलर डील कर रहे हैं और दूसरा हमारा प्रोटैगनिस्ट मैगी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों के अंदर मैगी को ही हम एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे मैगी के कैरेक्टर को। सो इधर भी मैगी ही है कि मैगी अपने लाइफ में, इस नॉवल में, थ्रू आउट नॉवल हम देखते हैं कि वो मोहब्बत की तलाश यानी लव की तलाश में रहती है। कभी वो अपनी फैमिली, अपने ब्रदर की तरफ से लव चाहती है, लेकिन वहाँ से भी उसके साथ कोई ख़ासा अच्छा सलूक नहीं होता। अगर आपने प्लॉट समरी ध्यान से सुनी हो, आपको अगर उसकी स्टोरी का आइडिया हो, तो उसकी फैमिली की तरफ से उसको ख़ास अटेंशन नहीं मिलती मैगी को। सो इसीलिए वो दूसरी तरफ देखना शुरू करती है कि कहाँ से उसको अटेंशन मिलेगी। फिर फ़िलिप आता है जो कि उसके भाई का ही दोस्त है, उसकी तरफ से उसको अटेंशन मिलती है, तो वो फ़िलिप की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुक जाती है, लेकिन उसको छोड़ना उसको पड़ता है अपनी फ़ैमिली की वजह से। अगेन स्टेफ़न जब आता है तो स्टेफ़न को भी वो छोड़ देती है सिर्फ़ इस वजह से कि लूसी हर्ट होगी, या उसका भाई हर्ट ना हो, या उसकी फ़ैमिली को उसको चूज़ करना है, और बेसिक रीज़न होता है कि लूसी हर्ट ना हो। सो इसीलिए वो उसको भी छोड़ देती है, लेकिन उसके पास ट्रू लव की जो डिज़ायर है हासिल करने का, वो उसके अंदर रहता है थ्रू आउट द नॉवल, और वो अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो नीचे हमारे पास एक टेक्सचुअल लाइन है जो कि इस नॉवल से ही ली गई है, द नीड टू बी लव्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड इन पुअर मैगीज नेचर। ये वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, आप इसको एज एग्जाम्पल अपने नोट्स में, अपनी असाइनमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेंजिनेंस, जो कि है act of killing, injuring or harming someone because they have harmed you। बेसिकली हम कह सकते हैं रिवेंज, यानी बदला लेने की जो फीलिंग है उसको हम वेंजेंस कहते हैं, यानी कि रिवेंज आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए। तो ये जो रिवेंज की फीलिंग है, ये हमें कोई मैगी के कैरेक्टर में ख़ास देखने को नहीं मिलती, ये हमें देखने को मिलती है टॉम के कैरेक्टर में और मिस्टर टलिवर के कैरेक्टर में। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं कि थोड़े से स्टबर्न हैं, स्टबर्न यानी ज़िद्दी हैं। वो अपनी लाइफ में जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है उनको माफ़ करने पे बिल्कुल राज़ी नहीं है, और वो चाहते हैं कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है वो उसका पूरा पूरा बदला उनको दें उनकी अपनी ज़िंदगी में, और उनको बिल्कुल माफ़ ना करें। जो लास्ट लाइन है पहले उसको बता देती हूँ, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, वो है मिस्टर टलिवर की लाइन, जो कि उन्होंने अपने डेथ बेड पे होते हुए कही थी मिस्टर वेकम के बारे में। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। उनको पता था कि उनका आखिरी टाइम है, उनकी डेथ होने वाली है, लेकिन स्टिल उन्होंने मिस्टर वेकम को माफ़ करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, और वो उनसे बदला लेना चाहते थे। और दूसरी तरफ अगर टॉम को देखा जाए तो टॉम के अंदर भी सेम यही चीज़ थी, क्योंकि उसके फादर ने उसको डेथ बेड पे कहा था कि प्रॉमिस करो कि तुम मेरा जो बदला है वो मिस्टर वेकम से ज़रूर लोगे। तो इसीलिए यही चीज़ टॉम के अंदर भी आ जाती है, और टॉम को हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बचपन ही से वो एक हम कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा दिखाया गया है कि वो कभी भी अपने चीज़ों पे, अपने रूल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सो इसीलिए वो भी कहता है कि मैंने मिस्टर वेकम को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना, फॉरगिव नहीं करना, उनसे बदला लेना है। और ये जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है ये टॉम के बारे में ही है। टॉम वाज़ पर्टिकुलरली क्लियर एंड पॉजिटिव ऑन वन पॉइंट दैट ही वुड पनिश एवरीबडी हु डिज़र्व्ड इट, कि जो कोई डिज़र्व करता है पनिशमेंट उसको ज़रूर पनिशमेंट वो देगा। ये टॉम के बारे में ही है। सो नेक्स्ट
उसमें मूव करते हैं पॉइंट पे जो कि हमारे पास है सेक्रीफाइस का। ह्यूमंस टेंड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड हैप्पीनेस फॉर द पीपल दे लव, यानी कि हम जो हैं, इंसान जो हैं, वो अपने चीज़ों को, अपनी ज़िंदगियों, यानी कि अपनी खुशी तो खुशी, लेकिन हम अपनी ज़िंदगियों तक को सेक्रीफाइस यानी कुर्बान कर सकते हैं उनके लिए जिनसे हम मोहब्बत करते होते हैं। और इस नॉवल के अंदर ये चीज़ भी मैगी के कैरेक्टर से ही दिखाई गई है कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग उसकी कितनी नेचर होती है, कि वो शुरू में अपने लव को सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए, कि वो पहले फिलिप को छोड़ती है, फिलिप उसको पसंद आता है, उसको छोड़ती है, बाद में वो स्टेफन को छोड़ती है। उसके बाद अल्टीमेटली और फाइनली नॉवल के एंड में वो अपनी लाइफ को ही अपने ब्रदर के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। उसको पता होता है बाहर कितना स्टॉर्म है, लेकिन वो स्टिल जाती है अपने भाई को बचाने के लिए, और उसको शक होता है, रिस्क होती है उसकी अपनी लाइफ का, और वही होता है कि उसकी अपनी लाइफ लूज हो जाती है उस स्टॉर्म में, लेकिन वो अपने भाई को बचाने के लिए निकलती है और अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर देती है। तो कुर्बानी जो है वो भी साइकोलॉजी में एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, क्योंकि हमारे एक्शंस इसी से ड्राइव होते हैं, सैक्रिफाइसिंग जो हमारी नेचर है या फीलिंग है टुवर्ड्स आवर लव्ड वंस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म। अब साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए। अब मैं इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगी क्योंकि हम साइकोलॉजी ऑब्वियसली नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ इस डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ना है जिसको इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे अंदर, या साइकोलॉजी के अंदर हम कह सकते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? A person unconsciously redirects a negative emotion from its original source to a less threatening recipient. डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो अपने नेगेटिव इमोशंस को दूसरे की तरफ चैनलाइज कर देता है उसके ओरिजिनल सोर्स को हटा के, और दूसरा जो होता है वो एक लेस थ्रेटनिंग रेसिपिएंट होता है। मैं इसको आसान लफ्जों में और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि कोई बंदा है जो अपने ऑफिस में बॉस से बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि डांट सुन के आया है, ठीक है। बॉस ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा है किसी बात पे। अब वो बॉस की तरफ अपना गुस्सा नहीं चैनलाइज कर सकता, उसके अंदर एंगर के एलिमेंट्स आ गए हैं। उसने बॉस के सामने तो खामोशी से सारी बात सुन ली, लेकिन जो उसके अंदर एंगर के जज्बात हैं, जो नेगेटिव इमोशन है, अब यहाँ नेगेटिव इमोशन कौन सा है? एंगर उसके अंदर। अब वो एंगर को वापस अपने बॉस की तरफ नहीं पलटा सकता, तो वो क्या करेगा? ओरिजिनल सोर्स कौन है? बॉस है जिसने वो नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर भरे हैं। अब वो दूसरे सोर्स को, सोर्स तो एक ही है, वो दूसरे किसी बंदे को तलाश करेगा जिसके ऊपर वो अपने इन इमोशंस को चैनलाइज कर सके, निकाल सके। तो वो कौन होना चाहिए? वो एक लेस थ्रेटनिंग रेसिपिएंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा बंदा जो कि उसके उन नेगेटिव इमोशंस को रिसीव तो कर ले लेकिन आगे से उसको नुकसान ना दे, लेस थ्रेटनिंग हो। तो वो घर आके या तो उस गुस्से को अपने बच्चों पे निकालेगा, या अगर उसकी वाइफ है वाइफ पे निकालेगा, या वो भी नहीं है तो बहन भाइयों पे निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो लेस थ्रेटनिंग है, वो आगे से उसको कोई नुकसान नहीं दे रहे, चुप करके उसका गुस्सा झेल लेंगे। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि हमने अपने नेगेटिव इमोशंस को ओरिजिनल सोर्स से हटा के दूसरे की तरफ मूव कर दिया है या डिस्प्लेस कर दिया है। सो ह्यूमंस जो होते हैं वो इस तरह करते हैं कि जैसे इररिलेवेंट लोगों पे अपना गुस्सा या नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ नॉवल के अंदर मैगी को हमने देखा है कि आंट ग्लेग और उसकी मदर जब उसको गुस्सा दिलाती हैं, वो उनको तो हर्ट नहीं कर सकती, तो वो जाके अपनी डॉल को हर्ट करती है। उसको आंट ग्लेग और अपनी मदर की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, वो भी सबके सामने। तो इससे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। वो किसको जाके अपना गुस्सा चैनलाइज करे? वो तो अपने भाई पे भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका भाई भी आगे से गुस्सा ही करेगा। तो उसने अपने पास एक डॉल रखी होती है कि जिसको वो जाके हर्ट कर सके। हियर शी केप्ट अ फेटिश विच शी पनिश्ड फॉर ऑल हर मिसफॉर्चून्स। फेटिश हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा दिली लगाव हो। तो उसने अपने पास एक डॉल रखी होती है जिसके साथ वो अक्सर खेलती होती है, और अपने नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज भी उस डॉल के थ्रू ही वो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फीलिंग ऑफ जेलसी। जेलसी हम जानते हैं सब क्या होता है? हसद, जलन, किसी दूसरे से जलना, उसकी पास अच्छी चीज़ देख के उससे हसद करना, उससे जलना। तो यहाँ पे नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि टॉम जो है वो जेलस होता है मैगी से। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेहतर है पढ़ने में टॉम से ज़्यादा, और उसकी जो फैमिली वाले होते हैं वो चाहते होते हैं कि, वो सोचते होते हैं कि अगर मैगी लड़का होती तो हम उसको ज़रूर आगे पढ़ा देते। मतलब लड़की हो के आगे पढ़ वो क्यों नहीं सकती? क्योंकि उस दौर में, विक्टोरियन एरा में, ऐसा नहीं होता था कि लड़की हो के वो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर सके, क्योंकि उनको पता था उसका अल्टीमेट काम तो घर में रहना ही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो तालीम हासिल करे, इसीलिए वो उसको तालीम नहीं देते थे। तो टॉम को वो पढ़ाते होते हैं, और टॉम से ज़्यादा गुड लर्नर जो होती है वो मैगी होती है। इस बात पे टॉम उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, और उसको क्या कहते हैं? एनी डंकी कैन डू दैट। यानी जब वो देखते हैं मेरी बहन मुझसे अच्छा कर रही है, तो वो कहता है ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब कर सकते हैं, जानवर कर सकते हैं। तो
तुम तो कर ही लोगी। मतलब उसको एक्नॉलेज नहीं करता उसकी अच्छी बातों को। और नेक्स्ट हमारे पास मैगी के अंदर भी जेलसी का एलिमेंट हमें इस नॉवल में देखने को मिलता है, जब वो लूसी को धक्का दे देती है। ये तीनों जब बच्चे होते हैं, टॉम, लूसी और मैगी, ये मिलके खेल रहे होते हैं एक जगह पे जहाँ साइड में मड होता है। तो मुसलसल टॉम जो है वो लूसी को अटेंशन दे रहा होता है और निग्लेक्ट कर रहा होता है मैगी को। तो वो क्या करती है, वो लूसी को धक्का दे देती है मड में, और वो वहाँ पे गिर जाती है और सारी वो गंदी हो जाती है मड की वजह से, कीचड़ की वजह से। तो ये जेलसी के एलिमेंट्स हमें 2 पॉइंट्स पे देखने को मिलते हैं इस नॉवल के अंदर। आगे हमारे पास है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट। सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्या होती है कि खुद को डिस्ट्रॉय करना, खुद को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना, यानी कि अपने आप को नुकसान देना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जब एक इंसान के अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो यहाँ पे नॉवल में हमें कहाँ देखने को मिलता है कि मैगी जो है, जब उसके अंकल्स और आंट सब आए होते हैं घर पे और सब उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं कि इसके तो बाल ही ठीक नहीं है, इसके तो ड्रेसिंग ही ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, सब उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो क्या करती है, वो ऊपर भागती है अपने रूम की तरफ और जाके अपने बाल सामने से काट देती है और काफ़ी ज़्यादा काट देती है। तो टॉम भी ऊपर आता है जब बाद में देखने, तो उसको कंसोल करने की बजाय उसके ऊपर हँस रहा होता है कि ये तुमने क्या कर लिया। तो इसके रिलेटेड मैंने नीचे टेक्सचुअल लाइन भी नॉवल की लिखी है, जो कि है, मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग हर फ्रंट लॉक्स एंड कटिंग देम स्ट्रेट अक्रॉस द मिडल ऑफ हर फोरहेड। तो ये लाइन आप लोग एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा होता है हमेशा। हम जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हम मेच्योर हो रहे होते हैं। हम इस साइकोलॉजी वाले जो हम एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या इमोशंस, बिहेवियर्स होते हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर मेच्योरिटी और चेंजेस आते रहते हैं। तो एलियट खुद कहती हैं कैरेक्टर टू इज अ प्रोसेस, कि कैरेक्टर खुद भी एक प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि वो खुद भी चेंज हो रहा होता है या डेवलप हो रहा होता है मजीद। अब हम कैरेक्टर वाइज देखते हैं कि मिसेस टलिवर कहाँ चेंज हो रही हैं इस नॉवल के अंदर। शुरू में वो क्या होती हैं, ओवर क्रिटिकल होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं मैगी को, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है क्रिटिकल होना जो कि हर मदर होती है, एक होता है ओवर क्रिटिकल होना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, जो कि वो मुसलसल मैगी को करती हैं। लेकिन जब नॉवल के एंड में मैगी को घर से निकाल दिया जाता है, जगह से निकाल दिया जाता है, तो वो क्या करती हैं, वो घर खुद भी अपना छोड़ देती हैं मैगी से, यूनिटी के तौर पे। वो कहती हैं कि मैं मैगी के बगैर अपने घर में नहीं रहूँगी और मैगी को भी इधर आना चाहिए, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा जो हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। तो वो ये मैंने जो आगे एक लाइन लिखी है, ये मिसेस टलिवर ने ही मैगी के बारे में कही होती है स्टार्टिंग में, डोंट मेक योरसेल्फ टू अगली। यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा मत बनाओ। जब वो अपने आप के बाल सँवारने की कोशिश कर रही होती है, तो उसकी मदर ही उसको कह रही होती है कि अपने आप को अगली मत बनाओ। तो ऑब्वियसली एक बच्ची का यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मिसेस ग्लेग का, जो कि शुरू में एक वाइल्ड वुमन होती हैं। वाइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि है ओवर क्रिटिकल, इसमें भी आ सकता है बुरा, जजमेंटल, हर वक्त गुस्से में रहना, मतलब नेगेटिव इमोशन से भरी हुई एक औरत थी मिसेस ग्लेग। और बाद में नॉवल के एंड की तरफ हम देखते हैं कि वो मैगी के साथ खड़ी होती हैं, खड़ी इन द सेंस कि जब सब मैगी के खिलाफ हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी, जब वो स्टेफन के साथ बोट के सीन के बाद वापस आती है, तो सब कहते हैं कि ये स्टेफन के साथ भागी होगी और स्टेफन ने इसको खुद रिजेक्ट किया होगा, तो अब ये वापस आ गई है। तो मिसेस ग्लेग कहती हैं चाहे उसके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन मैं मैगी के साथ खड़ी हूँ, मैगी जब भी चाहे मेरे घर आ सकती है, मेरे पास रह सकती है, अगर उसको कोई भी अपने पास आने से रोकता है तो वो मेरे पास आ सकती है। तो यहाँ पे मतलब कि वो चेंज हो जाती हैं। और नेक्स्ट लाइन हमारे पास मिसेस ग्लेग के बारे में ही है नॉवल से एक लाइन, सरप्राइजिंगली द यूजुअली जजमेंटल मिसेस ग्लेग इज वेरी मच ऑन मैगीज साइड। तो ये भी आप लोग अपने नोट्स या असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन द प्रोटैगनिस्ट। अभी हमने 2 कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस नोटिस किए हैं, अब हम चेंजेस नोटिस करेंगे प्रोटैगनिस्ट यानी मैगी और टॉम के अंदर। मैगी शुरू में कैसी होती है, बहुत एंग्री होती है, रिबेल नेचर होती है उसकी, लेकिन बाद में वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो जाती है। यानी कि जैसे मैंने पहले भी हमने सेक्रीफाइस वाले एलिमेंट के अंदर देखा था कि वो अपने डिज़ायर्स को, अपने लव लाइफ को सैक्रिफाइस करती है और इवन अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर लेती है अपने भाई के लिए। लेकिन शुरू में वही मैगी, अभी हमने पीछे देखा, अपने बाल काट रही है, अपनी डॉल को मार रही है, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है। लेकिन बाद में उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। अब उसके अंदर चेंजेस कब आते हैं, तो मैंने वो लिखा है कि फैमिली उसकी जब बैंकरप्ट होती है सबसे पहले, फिर उसके फादर की डेथ होती है, फिर वो टॉमस कैंपस की बुक पढ़ती है जो कि रिलीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस करती होती है, और फिर उसके बाद इन 3 या 4 बातों से उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन फिर जब उसको फ़िलिप मिलता है, फ़िलिप उसकी लाइफ़ में आता है और उसकी
लाइफ में फ़िलिप के लिए लव जब एंटर करता है, तब वो वापस अपनी पुरानी वाली नेचर में जाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर वो अपने आप को सँभाल लेती है। फिर जब स्टेफ़न उसकी लाइफ में आता है, फिर वो थोड़ी-सी डगमगाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को सँभाल लेती है। तो जो पॉज़िटिव चेंजेज़ उसके अंदर आ रहे हैं, वो बाकी चीज़ों से आ रहे हैं, लेकिन लव जब उसकी लाइफ में एंटर करता है, तो थोड़े-से नेगेटिव चेंजेज़ आने लगते हैं। वो भी नेगेटिव इस लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से। क्यों? क्योंकि फ़िलिप उसके अंदर जानता होता है, फ़िलिप बचपन में भी उससे मिला होता है, वो जानता होता है वो कैसी थी, तो वो कहता है कि तुम अपने रियल नेचर को चेंज क्यों कर रही हो? तुम क्यों किसी के लिए चेंज हो रही हो? तो वो वापस अपने पुराने वर्ज़न में जाने लगती है, लेकिन फिर वो अपने आप को सँभाल लेती है। फिर स्टेफ़न से मिलती है, तो वो खुद को चेंज करने लगती है स्टेफ़न के पास जाने के लिए, लेकिन फिर वो रोक के वापस आ जाती है। तो मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आए होते हैं। अगर हम बचपन से लेके बड़े होते तक की मैगी को देखें, तो बहुत ज़्यादा चेंज्ड है। तो इसके बारे में है, बचपन में उसकी माँ उसको कहती होती है, मैगी व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ यू इफ यू आर सो नॉटी, मतलब तुम ऐसी ही रहोगी तो तुम्हारा क्या बनेगा आगे जाके, उसकी माँ उसको कहती होती है। लेकिन वो क्या होता है, आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करके खुद को एक परफेक्ट विक्टोरियन गर्ल बनाने की कोशिश करती है। टॉम की अगर बात की जाए, तो वो शुरू में केयरलेस होता है, स्टूपिड होता है, मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास उसमें केयर फ्री उसकी नेचर होती है, केयर का एलिमेंट उसके अंदर काफ़ी कम होता है, स्टूपिड सा होता है, लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, खुद को काफ़ी ज़्यादा बदलता है। अब उसके अंदर क्या चेंज आता है, एक तो हमने देखा उसकी नेचर में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दूसरा ये कि उसकी जो फीलिंग्स टुवर्ड हिज सिस्टर होती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। शुरू में हर वक़्त उसको डाँटता रहता है, उसके ऊपर बोलता रहता है, कह रहा होता है कि ये कौन-सा बड़ा काम है, ये तो सब कर सकते हैं। लेकिन नॉवल के एंड में जब मैगी उसको बचाने के लिए आ रही है, जब इतने ज़्यादा स्टॉर्म में भी उसकी बहन उसको बचाने के लिए आई है बोट लेके, तब उसको एक बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, यानी कि शर्मिंदगी, उसके अंदर शर्मिंदगी की फीलिंग्स होती हैं अपने बहन के लिए कि उसकी बहन जो है, जिससे कि वो बात भी नहीं कर रहा था, देख भी नहीं रहा था, उसको मिलना भी नहीं चाहता था, वो उसको बचाने के लिए आई है और उसने अपनी आखिरकार लाइफ़ ही सैक्रिफ़ाइस कर दी है अपने भाई के लिए। तो तब वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फ़ील कर रहा होता है, ह्यूमिलिएशन यानी शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट फ़ील कर रहा होता है अपने ऊपर कि उसने क्या किया अपनी बहन के साथ, उसकी बहन क्या कर रही है। नेक्स्ट जो लाइन है वो भी टॉम के बारे में है कि शुरू में टॉम क्या करता है, टॉम टर्न्ड व्हाइट विद एंगर बट सेड नथिंग, ही वुड हैव स्ट्रक हर ओनली ही न्यू इट वाज कावर्डली टू स्ट्राइक अ गर्ल। यानी कि टॉम जो है वो गुस्से से बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उसके कलर्स चेंज होने लग गए हैं गुस्से से, और वो चाहता है कि वो अपनी बहन को मारे, लेकिन वो समझता है कि मार नहीं सकता, क्योंकि लड़की को मारना एक कमज़ोर बंदे की निशानी है। तो बात तो ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको मारना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बुज़दिली या जो है वो बदतमीज़ी की निशानी ज़रूर होती है। लेकिन वो ये समझता होता है टॉम कि एक बुज़दिल आदमी ही होगा जो कि एक लड़की को मारेगा, तो मैं बुज़दिली वाला काम कभी भी नहीं करूँगा, इसलिए मैं नहीं मारूँगा। लेकिन उसको उसपे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये क्या है? ये उसकी ऐसी नेचर है, जो शुरू में क्या कर रहा होता है, अपनी बहन पे हर वक़्त गुस्सा कर रहा होता है। बाद में अपनी उसी बहन के सामने वो एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि इतने स्टॉर्म में वो उसको बचाने नहीं गया, बल्कि वो टॉम को बचाने के लिए आई है। सो ये चेंजेस थे हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर, और यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है एंड, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो कि साइकोलॉजी से डील करती हैं, और इस नॉवल के अंदर राइटर ने उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि अपने नॉवेल्स को, अपने कैरेक्टर्स को, अपने सीन्स को उन चीज़ों के ऊपर बेस करके बनाया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि कहाँ पे साइकोलॉजी इस नॉवल के अंदर हमें देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।